जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान सेकंड पार्ट का पहला अध्याय है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश ऐसा एक माध्यम होता है जिससे कि हम वस्तुओं को देखते हैं। बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु देखी नहीं जा सकती। और प्रकाश जो होता है ये किरण के रूप में चलता है। प्रकाश की चाल सभी ऑब्जेक्ट से अधिक है, यानी प्रकाश बहुत ही तीव्र गति से गति करता है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती। अगर हम अनंत अंतरिक्ष में ध्वनि उत्पन्न करें तो वो नहीं चलेगी, यानी कि केवल ध्वनि आपकी पृथ्वी पर ही चलेगी या जहाँ पर कोई माध्यम होगा, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो। तीनों माध्यमों में ध्वनि चलेगी। लेकिन प्रकाश बिना किसी माध्यम के अनंत आकाश में चल लेता है। जैसे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो यह जो है यहाँ बीच में अनंत आकाश से जहाँ कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल लेता है। उसके बाद प्रकाश जो है सबसे तीव्र चलने वाला ऑब्जेक्ट है। बिना प्रकाश के हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब हम प्रकाश में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा भी है, या हम कहें कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रकाश। बिना प्रकाश, देखिए पेड़ पौधे जो है प्रकाश की ऊर्जा को भोजन में परिवर्तन करते हैं जिसे अन्य जीव उपयोग करता है। यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत प्रकाश ही है और कोई स्रोत नहीं है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश में क्या क्या क्रिया होती है। प्रकाश में सबसे पहले होती है क्रिया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है किसी भी तल पर, जैसे आप घर में देखें या कहीं भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं इस बात का कि आप अगर एक शीशे पर प्रकाश स्रोत टार्च या किसी से प्रकाश जो है जलाएं तो वह प्रकाश वापस पुनः अपनी दिशा में चला जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने एक शीशा लगाया या कोई अन्य माध्यम, उसके बाद यहाँ से किसी प्रकाश स्रोत से हमने प्रकाश इस पर डाला तो ये प्रकाश यहाँ से घूमकर यहाँ पर चला जाएगा। तो ये प्रकाश का अपनी दिशा में वापस लौटना प्रकाश का जो है परावर्तन कहलाता है। अपनी ही दिशा में प्रकाश का वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये परावर्तन होता कैसे है। यहाँ से मान लीजिए हम एक अभिलंब खींच देते हैं, इसको हम क्या कह देंगे, अभिलंब। अब अभिलंब जो होता है ये प्रकाश हमने यहाँ पर आपतित किया तो हम इसको आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आपतित किरण। उसके बाद परावर्तन के बाद ये किरण होती है, ये आपका परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण। और ये आपका जो बीच में होता है ये अभिलंब होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण कौन सी होती है, जो हम प्रारंभ में डालते हैं इस जो है परावर्तक तल पर। परावर्तक तल आपका कांच का भी हो सकता है, कांच सबसे बढ़िया परावर्तक तल है, और चिकनी सतह भी हो सकती है। देखिए, सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पर ही होता है। अब देखिए, यहाँ से जो अभिलंब से कोण बनाता है इसको हम जो है आपतित कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे,
आपतित कोण, और ये जो नीचे की तरफ कोण बनता है उसे परावर्तित कोण कहेंगे। अब प्रकाश का नियम, पहली बात तो ये जो प्रकाश की क्रिया होती है किसी भी सतह पर के जो है एक ही तल पर होती है, दूसरे तल पर नहीं होती है। यानी कि तीनों चीजें आपकी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक ही सतह पर होंगे, दूसरी सतह पर नहीं हो सकते। जैसे हम किसी दीवार पर करते हैं या किसी दर्पण को लेते हैं प्रैक्टिकल में, तो वह उसके उसी सतह पर, जिस सतह पर आपने आपतित किरण डाला है उसी पर रहेगी, दूसरे पर जो है सतह पर नहीं जाएगी। हम यहाँ इस सतह पर कर रहे हैं तो ये इस सतह पर इस तरफ नहीं जाएगा, तो ये तीनों एक ही तल पर होंगे। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक ही तल पर होंगे। उसके बाद दूसरा नियम है, आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा जो है बराबर होंगे, इनकी जया बराबर होगी। अर्थात अगर हम इनको I और R कर दें तो ये हमेशा क्या होंगे कि बराबर होंगे। यही आपका प्रकाश के परावर्तन का मुख्य नियम है। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के बाद हम चिन्ह कौन सा यूज करेंगे? हमेशा ध्यान दीजिए, जिस तरफ हम वस्तु को रखते हैं किसी दर्पण में जो है वो जो है एक उस तरफ धनात्मक कोण लिया जाता है। उस तरफ क्या लेते हैं हम? धनात्मक चिन्ह, और ऊपर की तरफ भी धनात्मक लेते हैं। नीचे की तरफ की जो दूरी होती है उसमें हम ऋणात्मक लेते हैं। देखिए, प्रकाश में हमें सबसे पहले बात जानना चाहिए कि दूरियां हमको कैसे नापना है और किस हिसाब से हमें कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस। मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, तो आपतित प्रकाश यानी जिस तरफ से हम प्रकाश स्रोत डालेंगे उस तरफ की सभी दूरियों को धनात्मक लेंगे। उसके बाद x अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियों को धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर की दूरियों को हम ऋणात्मक लेंगे। यानी जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी चिन्ह का एक नियम बनाएंगे। जो आपतित प्रकाश की दिशा में होगा वो क्या होगा? धनात्मक। यानी परावर्तित प्रकाश की दिशा में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे अपना चिन्ह बनाएंगे। देखिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कि हमने एक गोली दर्पण ले लिया और जिसका ध्रुव P है और इस पर एक प्रकाश किरण हमने डाला जो कि परावर्तित होकर इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और इसके वक्रता केंद्र से एक अभिलंब हमने खींचा। अभी हमने आपको बताया था कि अभिलंब से ये दोनों कोण आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। पहले को हमने थीटा मान लिया तो ये आपका दूसरा भी थीटा हो जाएगा। दूसरी बात, जो किरण हम डाल रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर डाल रहे हैं। जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को डालेंगे तो ये दोनों आपके समांतर रेखा हो जाएंगे। और आप जानते हो कि समांतर रेखा को जब कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके कोण एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये आपका पूरा कोण 2 थीटा के बराबर होगा। अर्थात कोण F पर बनने वाला कोण आपका 2 थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर जहाँ किरण जाती है को यम बिंदु नाम दे देते हैं, यानी कोण MFD 2 थीटा के बराबर होगा। अब हम यम से एक अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ कोण MCP, कोण MCP आपका थीटा के बराबर होगा। इसके बाद कोण MFP 2 थीटा के बराबर होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति सूत्र से हम जानते हैं tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। tan थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? पहले त्रिभुज में MD
आधार बटे जो है लंब यम डी बटे आधार जो है आपका सी डी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में आप देखते हैं न थीटा बराबर आधार सी डी, और दूसरे त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में tan 2 थीटा बराबर यम डी अपान एफ डी हो जाएगा। तो यहाँ थीटा कोण बहुत ही छोटा है लघुत्तम में, तो हम इसको नगण्य मान लेते हैं, tan थीटा के मान को एकदम लघु मान लेते हैं। तब आपका यम डी अपान सी डी बराबर आपका 2 यम डी अपान सी डी हो जाएगा। यहाँ यम डी दोनों पक्षों में है, यम डी से यम डी को कैंसिल करते ही रहे हैं। उसके बाद 1 अपान एफ डी बराबर 2 अपान सी डी बचेगा। इसका हम जो है पक्षांतर कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका 2 एफ डी बराबर सी डी हो जाएगा। 2 का पक्षांतर करते हैं, एफ डी बटे 2 हो जाएगा, अर्थात एफ डी बराबर सी डी बटे 2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये आपका एफ डी फोकस दूरी है और सी से लेकर डी तक की दूरी आपकी त्रिज्या सी डी त्रिज्या के बराबर है। तो हम एफ डी के स्थान पर एफ और सी डी के स्थान पर आप आर रखेंगे, तो एफ बराबर आर अपान 2, यही आपकी गोली दर्पण की फोकस दूरी होगी। अर्थात गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है।